नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं अपन इजराइल और ईरान युद्ध पर। आखिर इसका क्या परिणाम निकलेगा। बहुत सारे चैनलों पे आपने सुना होगा, कोई कह रहा है कि नेतन्याहू देश छोड़ करके भाग गए हैं, कोई कह रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जो है अयातुल्ला खमानी, वो अपना देश छोड़ करके भाग गए हैं या बनकर छुप गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ना तो इजराइल के प्रधानमंत्री भागे हैं और ना ही कोई भागा है, ये अफवाहें हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कल 3 बजे सुबह इजराइल ने हमला किया था और आज बीती रात को ईरान ने भी जबरदस्त हमला इजराइल पर किया है। इजराइल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं बात आज इस पर नहीं कर रहा हूं कि किसने किसका नुकसान किया है। मैं आज आपको बात कर रहा हूं इस बात की कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है और आज के इसका क्या कारण है, युद्ध होने का क्या कारण है, क्यों बार बार ये दोनों देश लड़ते रहते हैं और इससे किसको क्या लाभ है और इसमें भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत का इन दोनों के लड़ने से कोई लाभ नहीं है। भारत का दोनों के लड़ने से चाहे कोई जीते हो चाहे कोई हारे, भारत का नुकसान ही है, क्योंकि ना तो हम इजराइल का पक्ष ले सकते हैं ना ही हम ईरान का पक्ष ले सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध हैं। ईरान से हम तेल खरीदते हैं और इजराइल से हमारी कई रक्षा जो तकनीकी वगैरह है उसमें हमको आदान प्रदान होता है, कई चीजें हम उससे लेते हैं और हमारा बहुत अच्छा मित्र है इजराइल, हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो हमारे लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। मैं आपको बता दूं, चाहे इजराइल को नुकसान हो तो हमारा नुकसान है और चाहे ईरान को नुकसान हो तो हमारा नुकसान है। हम जो है कहीं से भी फायदे में नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आखिर बार बार आपने देखा होगा कि बार बार इजराइल ईरान पे हमला करता है। देखो, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना मैं हिंदू का पक्ष ले रहा हूं, ना मुसलमान का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं यहूदी का पक्ष ले रहा हूं। मैं जो बात हकीकत है मैं उस बात को कह रहा हूं कि आखिर इजराइल ईरान पर हमला करता क्यों। हर बार इजराइल हमला करता है, कभी सेना अधिकारियों को मार देता है, कभी कमांडर को मार देता है, कभी वैज्ञानिकों को मार देता है। मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ इजराइल करता रहता है और बड़े से बड़े अधिकारियों को मार देता है। अभी कुछ ही साल पहले वहां के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसका भी इल्जाम कुछ हद तक इजराइल पे ही लगा था। मेरे कहने का तात्पर्य ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी और इसका क्या हासिल होगा। इजराइल का कहना यह है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और ईरान का कहना है कि हम परमाणु बम बना के रहेंगे। तो आखिर ये एक दूसरे को रोकना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है भाई। इजराइल जो कह रहा है कि ये परमाणु बम बना लेगा, परमाणु बम बना लेगा तो सबसे पहले इस्तेमाल हमारे ऊपर ही करेगा, इजराइल के ऊपर ही करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कैसे जरूरी है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल के ऊपर ही प्रयोग करेगा। इजराइल के पास भी तो लगभग 80 से 90 परमाणु बम है। ये ठीक है कि उसने आज तक घोषणा नहीं की, कभी बताया नहीं किसी को कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन है तो है, ये दुनिया जानती है। तो अगर 2-4 परमाणु बम ईरान ने बना भी लिए तो ये संभव है कि जो वो इजराइल को नष्ट कर देगा। क्या पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है? क्या भारत के पास, हमारे पास परमाणु बम नहीं है?
क्या अभी तक एक दूसरे के ऊपर लोगों ने बम डाल करके तो एक दूसरे को देश को खत्म कर दिया है? ऐसा संभव नहीं है। जब दो परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं तो कोई भी किसी के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर देता है। सामने वाला भी जानता है कि अगर हम इसके ऊपर परमाणु बम मारेंगे तो ये भी हमको परमाणु बम से ही हमला करेगा। अगर सामने वाले का नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। परमाणु बम फेंकना कोई ऐसा बच्चों को खेल नहीं है, कोई खेल खिलौना नहीं है कि तुमने लिया तो हम भी ले लेते हैं। तो ये बात कहना इजराइल का कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, अगर वो बना लेगा तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ये बात सुरक्षा खतरा में पड़ने की नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात जो है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बात गुंडई की है, बिल्कुल गुंडई की है, दादागिरी की है, वर्चस्व की है। चाहे वो ईरान का हो और चाहे वो इजराइल का हो। इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी देश ऐसा ना हो जो उसके सामने खड़ा हो जाए, जो उसकी अच्छी बुरी जो भी गतिविधियां हैं उस पर कोई रोक लगाने वाला ना हो। क्योंकि अगर कल के दिन इजराइल के सामने ईरान खड़ा हो गया और जिस तरीके से वो कभी सीरिया पर, कभी लेबनान पर, कभी गाजा पर, कभी यमन पर हमला कर देता है, कहीं भी किसी को घुस के मार देता है, कहीं भी किसी की जमीन ले लेता है, तो कल के दिन अगर उसके सामने ईरान परमाणु बम लेकर के खड़ा हो जाएगा, परमाणु संपन्न शक्ति देश बन जाएगा, तो फिर जो है जिस तरीके से वो गतिविधियां करता है अपने आसपास में, उस तरीके से गतिविधियां नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके हर बुरे काम में ईरान हस्तक्षेप करेगा। करने के लिए तो वो अभी भी करता है, अपनी क्षमता अनुसार आज भी वो विरोध करता है। आप देख रहे होंगे कि आज भी उसके साथ में कोई भी देश ऐसा नहीं खड़ा है जो संपूर्ण रूप से उसका साथ देता हो। इसके बावजूद भी वो डट कर इजराइल के सामने खड़ा है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल के साथ में अमेरिका पूरी ताकत के साथ में खड़ा रहता है। अभी आपने देखा कि गाजा में इजराइल ने क्या किया, 35 से 50 हजार लोगों को मार दिया। अभी मैंने सुना था किसी चैनल पे आ रहा था कि नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया है, इसका जवाब हम उसको जवाब देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों से कि गाजा में 35 से 50 हजार लोग जो मार दिए हैं इजराइल ने, क्या वो सारे आतंकवादी थे? अरे कितने आपने बच्चे, कितने औरतें, अरे जितने वहां आदमी नहीं मरे उससे ज्यादा तो वहां औरतें और बच्चे मरे। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है कि दुनिया का जो दादा है अमेरिका, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। जो भी बोलेगा वो उसका मुंह चुप करा देगा, किसी की औकात ही नहीं है बोलने की। आज भलाई रूस या चीन अमेरिका के सामने या अमेरिका के बराबर खड़े हैं, लेकिन फिर भी आज भी ईरान का कोई भी देश पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान कमजोर है, ईरान किसी भी रूप से इजराइल से कमजोर नहीं है। अगर इजराइल वायुसेना में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सुरक्षा में मजबूत है और सबसे बड़ी ताकत जो उसकी है वो है उसकी मोसाद, खुफिया एजेंसी जो उसकी है मोसाद, सबसे बड़ी ताकत उसकी वो है। और जो ईरान है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम लीडर ईरान के ने कहा था, खमानी जी ने, कि हमारे यहां हर तीसरा या चौथा आदमी गद्दार है। कहने का मतलब ये गद्दार है, या कह सकते हैं कि ईरान का, इजराइल का जासूस है। तो एक कमी तो यह है कि उसका खुफिया जो एजेंसी है, जो मोसाद है, वो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि कितनी अच्छी मानी जाती है, इतनी सटीक
तरीके से हमला करना और मारना, ये केवल तभी संभव है जब हमारे पास में सटीक सूचना हो, सही जानकारी हो। हमने भी तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे हमला किया था, हमने भी कई ठिकाने उनके नेस्तनाबूद किया था, लेकिन एक भी कोई नामी ग्रामी आतंकवादी नहीं मारा गया। लेकिन उसने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने उनके जो मेन वैज्ञानिक थे उनको निपटा दिया, जो कमांडर थे उनको निपटा दिया, जो परमाणु उनके सेंटर थे जहां संवर्धन केंद्र था उनका, उसको निपटा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको इतनी बिल्कुल पॉइंट पे अटैक करना ये कोई मामूली चीज नहीं है। दूसरी तरफ आप देखते हैं ईरान को, ईरान का जो पास जो मिसाइल है वो जो है आपके इजराइल से कहीं ज्यादा मजबूत है। बताते चले कि ईरान के पास लगभग 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उसमें कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, ठीक है, जैसे कि साहब 3 है उनकी, ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 2 है, ये आपकी 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और खैबर सिकंद, इनके पास में एक मिसाइल ये भी है, ये भी 1450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें से कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो गति है वो 5 मैक से ऊपर है। अभी मैंने सुना था, मैं भी देख रहा था चैनल में, कुछ चैनलों में, कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तेल अवीव पर हमला किया है, यरूशलेम पे हमला किया है, और कई मिसाइलें आकर के गिरी हैं और काफी नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 70 से 80 लोग घायल हुए हैं और कम से कम 2 आदमी मारे गए हैं। सैजिल मिसाइल है उनकी, जैसे उसकी रफ्तार बता दी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भला ही का नाम जो है उनके पास में, इजराइल के पास में आयरन डोम है, एरो सिस्टम है, डेविड स्लिम है जिसे बराक भी कहते हैं, और एक आयरन बीम भी वो इजाद कर रहा है, या इजाद शायद कर ली हो लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कर रहा है। तो और आप एक बात और बताएं, अमेरिका का दिया हुआ पेट्रियट सिस्टम भी है, 2-2, 3-3 लेयर में उनकी जो मिसाइल सिस्टम है वो लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर ईरान इजराइल पे हमला कर पा रहा है, नुकसान कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कमजोर नहीं है। बस कमजोर किस चीज में है कि उसके पास में कोई ऐसा फाइटर जेट, जिस तरीके से अमेरिका का F-35 5th जनरेशन का है, इस तरीके का कोई भी फाइटर जेट नहीं है जिससे वो वहां जाकर के हमला कर सके और रडार सिस्टम में पकड़ में ना आए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है ईरान की। और ना ही इजराइल की तरह उसके पास में डिफेंस सिस्टम है, कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि बार बार इजराइल हमला करता है और प्रमुख लोगों को ईरान के मार देता है, कुछ दिनों तक हल्ला होता है, अब फिर शांत हो जाते हैं, कुछ 2-4 मिसाइल, 10-20 मिसाइलें, 100 मिसाइलें ईरान ने पटक दी और मामला सेटल हो जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद में इजराइल मारता है, फिर मैन लोगों को मार देता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर ये सारा सिस्टम, सारा झमेला परमाणु बम पे ही है कि हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे ईरान को, तो आखिरकार ईरान परमाणु संधि कर क्यों नहीं लेता? दिक्कत क्या है भाई? आपको सबसे पहले अपने देश की जनता को, देश के लोगों को देखना होगा, ना कि परमाणु बम परमाणु बम परमाणु बम। अभी आप परमाणु बम बनाने के लायक नहीं हैं, आप ये समझ लो। अगर आप परमाणु बम बनाने के लायक होते तो आप 40 साल से जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं वो आप नहीं झेल रहे होते। आप जब जब भी परमाणु बम बनाने के कगार पे आते हैं, इजराइल आप पे हमला करता है, आपको नेस्तनाबूद करके चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते।
अरे आपने अगर 2-4 मिसाइलें गिर भी गई, थोड़ा बहुत नुकसान कर भी दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है उसका। लेकिन आपको तो वो मैन लीडरों को मार के निपटा देता है, आपके वैज्ञानिकों को निपटा घर में घुस करके मार देता है, वो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करने के बराबर है। तो मैंने कहता मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं ईरान से कहना चाहूंगा कि अगर आपको परमाणु बम बनाना ही है तो सर्वप्रथम आप अपने सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कीजिए। जो आपकी सुरक्षा प्रणाली है आप उसको मजबूत कीजिए। आप F-35 जैसा लड़ाकू विमान विकसित कीजिए, जिससे आप सबसे पहले अपनी रक्षा कर सकें। अगर आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो आप परमाणु बम क्या खाक बनाएंगे। तो परमाणु बम बनाने से पहले आप अपनी रक्षा सुनिश्चित कीजिए कि आपके ऊपर कोई मिसाइल आके गिर ना पाए। आप अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप भी उनके यहाँ घुस करके हमला कर सकें। तो सबसे पहले आप F-35 जैसे फाइटर जेट बनाइए, या Su-30 जो 35 है जो रशिया का है उसके जैसे का नाम जो है कोई फाइटर जेट बनाइए। अच्छा मिसाइल सिस्टम बनाइए जिससे आपके ऊपर कोई हमला हो तो उसके पहले आप उसको रोक सकें। इन सबको बिल्कुल तैयार कर लें। पहले आप इस सब चीजों से मजबूत हो जाएं। चारों तरफ से आप अपनी सुरक्षा बिल्कुल ऐसी पुख्ता कर लें जिससे कोई पत्ता भी ना हिल सके। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आप ऐसा कर लें, इसके बाद आप जो है परमाणु बम बनाने की सोचें। हम जानते हैं कि आपकी भी परमाणु बम बनाना मजबूरी है। हर देश चाहता है कि मेरे पास में परमाणु बम हो, इससे मेरी सुरक्षा पुख्ता हो। उत्तर कोरिया जैसा देश भी परमाणु बम बना के बैठा हुआ है। आप हमें बता दीजिए कि कितने लोगों पर उसने परमाणु बम फेंक दिया। आज तक किसी के ऊपर नहीं फेंका। उससे ज्यादा सनकी नहीं हो सकता कोई नहीं, उससे ज्यादा सनकी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जब उस जैसे देश के पास परमाणु बम है उसने आज तक किसी के ऊपर नहीं फेंका। तो आप हमें ये बताइए किस तरीके से का नाम जो इजराइल ये कह सकता है कि नहीं ईरान परमाणु बम बना लेगा तो वो सबसे पहले इजराइल के ऊपर ही भटकेगा। ये फालतू की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो सिर्फ है सिस्टम ये है केवल कि मेरी दादागिरी कहीं समाप्त ना हो जाए। जो मैं धीरे धीरे जो ग्रेटर इजराइल बनाने का उनका सपना है ना, वो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना उनका टूट जाएगा। अगर एक भी देश ऐसा देश खड़ा हो जाएगा सामने जिसके पास परमाणु बम है, परमाणु ताकत है, तो फिर इस तरीके की जरूरत इजराइल नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ईरान अगर सबसे पहले अपनी सुरक्षा को मजबूत करे, इसके बाद परमाणु बम के बारे में सोचे। क्या मतलब निकलता है कि बार बार आपका नुकसान होता है और सेटलमेंट होकर के फिर लड़ाई शांत हो जाती है, तक आगे आप बढ़ते हो, फिर वो दोबारा हमला करता है। इसी तरीके से वो आपका नुकसान करता रहेगा और आप सालों साल पीछे होते जाएंगे। तो यही मेरा सजेशन है, यही मैं कहना चाहता था जो मैंने आपसे बताया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे लाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारी आप अगर पाना चाहते तो आप जो है नोटिफिकेशन का बटन भी दबा के रखें जिससे आपको सारे मेरे वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।